Hello guys, welcome to our channel Reborn for True Love. Chapter 41 उसे आज भी मेरी फिक्र है। अब आगे। ऋचा के माँ ने पूजा शुरू की। तने फिर आंखें खोल ऋचा को ही देखने लगा। वो मुस्कुराते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद ही पूजा खत्म हुई और जब ऋचा की मोम पीछे पलटी तो तने को देख हैरान हो गई और फिर मुस्कुरा के बोली, अरे तने तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह। तने ने मुस्कुरा के जवाब दिया, आंटी जब आप पूजा कर रही थी तभी आया, इसलिए मैंने आवाज नहीं लगाई। तने की आवाज सुन समर्थ और ऋचा भी तने को देखने लगे। ऋचा तो तने को अपने पास बैठे देख शॉक हो गई। वो ऑकवर्ड फील करने लगी। वो थोड़ा खिसक के समर्थ के पास चली गई। ये देख तने ने अपनी मुट्ठी कस ली और फिर भी मुस्कुरा के कहा, हाय ऋचा, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ऋचा ये सुन सिर्फ मुस्कुरा दी और कुछ नहीं कहा, फिर वो उठ के वहां से चली गई। ऋचा की मोम भी उन दोनों से कहा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। ऋचा की मोम चली गई। वहां सिर्फ तनय और समर्थ ही रहे। तनय समर्थ को देख टेढ़ी स्माइल करके कहा, वैसे आज ऋचा काफी खूबसूरत लग रही है ना? वैसे लगेगी भी क्योंकि मैंने जो दी है। समर्थ ये सुन हैरान हो के तनय को देखने लगा और फिर तनय बोला, जानते हो ये कलर ऋचा की फेवरेट कलर है। वैसे तुम कैसे जानोगे, तुम ऋचा को जानते ही कितना हो। देख लेना, आज जैसे ऋचा ने मेरी दी हुई साड़ी पहनी है ना, वैसे ही बहुत जल्द वो मेरी पास भी आ जाएगी। तने की बात सुन समर्थ को बहुत गुस्सा आया, फिर भी अपने गुस्से को काबू कर उसने मुस्कुरा के कहा, वैसे तुमने ये साड़ी उसे अपने हाथ से ही दी है ना? मतलब उसे मालूम तो है न कि इसे तुमने दिया है। तने फिर भी मुस्कुरा के कहा, फर्क क्या पड़ता है, जो भी हो जैसे भी हो, आज उसने मेरी दी हुई साड़ी पहनी है, और यही मेरे लिए खास बात है, और अब वो दिन दूर नहीं जब वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। समर्थ सिर्फ दांत पीस के रह गया, और तभी ऋचा समर्थ के पास आई और बोली, समर्थ चलिए न, वो लाइट मुझसे लग नहीं रही, आप लगा दीजिए। फिर समर्थ मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ और तने को निकट हुए ऋचा के कमर पर हाथ डाल के उसे अपने करीब खींच के चला गया। तने ये देख जल भून के राख हो गया। फिर कुछ सोच टेढ़ी स्माइल करने लगा और बोला, आज ऋचा खुद मेरे पास आएगी। ये बोल वो भी उन दोनों के पास ही चला गया। समर्थ स्टूल पर उठ के लाइट लगा ही रहा था कि अचानक स्टूल स्लिप हो गया और समर्थ सीधे जाके ऋचा के ऊपर ही गिर गया। दोनों नीचे गिरे हुए ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। फिर समर्थ धीरे से अपने हाथ ले जाके ऋचा के कमर पर ले गया और वो वहां सहलाने लगा। ऋचा को अपने शरीर में एक शिहरन सी महसूस हुई। तनय अपने जलते आंखों से ये सब देख रहा था। वो गुस्से में आकर अपने हाथ फिर दीवार पर मार दिया। उसका वो हाथ पहले से ही जख्मी था, और फिर वही हाथ से फिर दीवार पर मुक्का मारने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। समर्थ और ऋचा अपने में ही बिजी थे कि तभी किसी की खांसने की आवाज आई। दोनों ने नजर घुमा के देखा तो उन्हें जिया और नीरज दिखी। दोनों हड़बड़ते हुए उठ खड़े हुए। फिर अचानक ऋचा की नजर तनय पर गई, जिसके हाथ से खून निकल रहा था, और वो गिरने ही वाला था क्योंकि उसे शायद चक्कर आ रहा था। ऋचा उसे गिरता हुआ देख तेज डॉक उसके पास जाके उसे गिरने से बचा लिया, और इस वक्त तनय पूरा का पूरा ऋचा के बॉडी से चिपका हुआ था। ऋचा को तो ये एहसास ही नहीं था, वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। लेकिन तनय उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। इससे पता चलता है कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। तने धीमे से ऋचा की बदन की खुशबू लेने लगा। वो कस के ऋचा को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी ऋचा ने समर्थ को आवाज लगाई जो कह रही थी कि समर्थ प्लीज तने को सोफे पर ले जाने में मदद करे। समर्थ जल्दी उन दोनों के पास आया और तने को सोफे पर ले जाने लगा। समर्थ तने को सोफे पर ही लेटा दिया और ऋचा फर्स्ट एड किट लाने चली गई। तब तक ऋचा की मोम भी आ गई और प्यूकने लगी कि तने को अचानक क्या हुआ। तो समर्थ ने बताया कि तनय अचानक बेहोश होने वाला था और इसके हाथ से भी खून निकल रहा है। ऋचा फर्स्ट एड किट लेकर आए और अपने घुटने के बल बैठ तनय की हाथों की पट्टी करने लगी। तनय अपनी आंखें खोल ऋचा को देखने लगा। ये देख उसे अच्छा लगा कि ऋचा को अभी भी उसकी फिक्र है। ऋचा जब उसके हाथ को एंटीसेप्टिक लगा रही थी तो तनय ने अचानक ऋचा का हाथ पकड़ लिया और ये दिखाने लगा जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। ऋचा ये देख उसके हाथ को फूंक फूंक के आराम से पट्टी करने लगी। समर्थ ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सब तनय नाटक कर रहा है। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि ऋचा तनय की पट्टी कर रही है या उसे छू रही है, क्योंकि समर्थ सच में बहुत अच्छा और मैच्योर था। खैर कुछ देर बाद पट्टी हो गई और तब जाके ऋचा की मोम ने तनय से पूछा,
तने बेटा तुम्हें अचानक क्या हो गया, और हाथ में खून कैसे, तुम्हें चोट कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह। तने ने अपनी आंखें खोल कहा, आंटी वो मुझे कल हाथ में चोट लग गई थी, और अभी मैं इधर आ ही रहा था कि अचानक मेरी हाथ साइड टेबल पर लग गई, जहां मुझे चोट लगी हुई थी, इसलिए खून निकल आया फिर से। प्लीज आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ। ऋचा के मोम ने उसके गाल को छू के कहा, अरे बेटा ये क्या बात हुई, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना, फिर तुम्हें लगता है कि मैं परेशान होंगी? उद्धरण चिन्ह। तने ये सुन मुस्कुरा दिया और फिर वो ऋचा को देखने लगा। ऋचा तने की आंखों में कुछ तो अजीब देखी, इसलिए वो जल्दी से वहां से उठ चली गई और किचन में जाके अपने हाथ धोने लगी। उसे अचानक से चक्कर आने लगे। वो अपना सर पकड़ ली। चैप्टर 42 समर्थ ने की ऋचा को किस तने के सामने। अब आगे। ऋचा को अचानक चक्कर आने लगे, उसने अपना सर पकड़ लिया। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी को दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। ये समर्थ था जो ऋचा के पीछे पीछे आया था। उसने चिंता से पूछा, जाना क्या हुआ? बच्चा बताओ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने उसके बाहों में सर रख बोली, पता नहीं अचानक चक्कर आ गया। समर्थ ने कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ऋचा ये सुन घबरा गई, बोली नहीं समर्थ मैं ठीक हूँ, वो कमजोरी के वजह से हुई होगी, दूसरी कोई बात नहीं। समर्थ ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों बाहर आ गए। बाहर ही नीरज, जिया, तनय और ऋचा की मोम थी। ऋचा की मोम ने पूछा, बच्चों डिनर कर ले, क्या टाइम भी हो गया है? सब ने हाँ में सर हिला दिया। और कुछ ही देर बाद जिया और ऋचा की मोम खाना टेबल पर लगा दी और सबको खाने में बुला लिया। सब टेबल पर आ गए और बैठे। फिर तनय ने खाने की कोशिश की लेकिन वो खा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके राइट हैंड में चोट लगी थी। फिर तनय ने ऋचा की तरफ देख कहा, ऋचा क्या तुम मुझे खिला दोगी? देखो न मेरे हाथ में चोट लगने के वजह से खा नहीं पा रहा हूँ। उसकी बात सुन ऋचा अपने जगह पर ही जम गई और समर्थ ने गुस्से में हाथों की मुट्ठी बना ली। जिया और नीरज को भी गुस्सा आया। ऋचा को कुछ रिएक्ट न करते देख ऋचा के मोम ने कहा, बेटा तनय को खाने में हेल्प कर दे, देखो उसके हाथ में चोट लगी है। ऋचा अपने मोम के आगे कुछ न बोल सकी, और दिवाली के दिन वो कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने न चाहते हुए भी तनय को खिलना पड़ा। तनय टेढ़ी स्माइल कर समर्थ को देखने लगा, और समर्थ जोर से अपने जबड़े कस लिए। समर्थ दूसरे हाथ से ऋचा का एक हाथ पकड़ लिया। ऋचा को समझ आ गया कि समर्थ को गुस्सा आ रहा है, और समर्थ की हाथ ऋचा के हाथ में कसते ही चली गई। अब समर्थ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट एड करना तक ठीक था, लेकिन खाना खिलना ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खैर कुछ देर बाद सबका खाना हुआ और समर्थ जल्दी से उठ ऋचा का हाथ पकड़ वो उसके कमरे में ले जाने लगा। तनय के सिवा ये किसी ने नोटिस नहीं की। तनय भी उनके पीछे पीछे चला गया। समर्थ ऋचा को उसके कमरे में ले जाकर सीधे दीवार से सट दिया और उसके नजदीक जाकर उसके आंखों में इंटेंसिटी से देखने लगा। वो गहरी गहरी सांस लेने लगा और बोला, आई लव यू जान। समर्थ की अचानक ये रवैया देख ऋचा उसे देखने लगी और उसके गाल को छू बोली, क्या हुआ आपको समर्थ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। समर्थ की आंखों में नमी आ गई और बोला, जाना क्या तुम मुझे छोड़ तनय के पास चली जाओगी? मैं जी नहीं पाऊंगा। समर्थ को रोता देख ऋचा का दिल भी रोया और उसे हक करके बोली, समर्थ आप मेरी जिंदगी है, मैं आपको क्यों छोड़ जाऊंगी? आपको छोड़ जाऊंगी तो मेरी सांस थम जाएगी, और आप एक बात समझ लीजिए, तब तक मैं आपको छोड़ नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे मौत। उद्धरण चिन्ह। ऋचा यही बोल पाई थी कि समर्थ ने उसके होठों पर किस करने लगा। समर्थ उसे अग्रेसिव होके किस कर रहा था। ऋचा के होठों पर दर्द होने लगा था। समर्थ ने ऋचा के होठों पर बाइट कर दिया, और ऋचा के होठों से ब्लड निकल गया। जब समर्थ को ब्लड का टेस्ट आया तो समर्थ उसके होठों को छोड़ ऋचा के माथे से अपना माथा जोड़ के कहा, अगर कभी भी तुमने मौत के बारे में बात की तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगी, और जिस दिन तुम्हें मौत आई, उस दिन मुझे भी मौत आएगी, क्योंकि मौत भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। ऋचा उसकी बात सुन रोने लगी, और वो अब खुद आगे बढ़कर समर्थ को किस कर ली। समर्थ भी उसे खुद से सत लिया, और अब उन दोनों के बीच हवा भी जाने का रास्ता नहीं था। दोनों बेखबर होके किस करने लगे। समर्थ अब ऋचा के होठों को छोड़ उसके गले को, कॉलर बोन को किस करने लगा। ऋचा हल्की हल्की आहें भर रही थी। उन दोनों को अपने दुनिया में मगन होता हुआ एक शख्स अपने जलते निगाहों से देख रहा था, और वो था तनय, जो उन दोनों के पीछे पीछे आया था।
तने की आंखों से आंसू आ गए, उन दोनों की बातें भी उसने साफ सुन ली। तने फिर खुद को संभाल के कहा, नहीं ऋचा सिर्फ मेरी है, उसे किस करने का, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। समर्थ तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूंगा। फिर वो अनजान बनते हुए ऋचा के रूम के डोर को नॉक कर दिया। समर्थ ऋचा अपने दुनिया में खोए हुए थे कि डोर में नॉक होने के वजह से रुक गए, और तभी तने की आवाज आई, जो कह रहा था, ऋचा क्या तुम अंदर हो? आंटी तुम्हें बुला रही है। तने की आवाज सुन ऋचा हड़बड़ा गई और समर्थ से बोली, समर्थ मैं जाती हूँ, मोम बुला रही है, आप भी आ जाइए। ऋचा जल्दी से रूम में चली गई। रूम के बाहर ही तनय खड़ा था, और ऋचा को होठों को देखा था जो किस करने के वजह से और रेड और सूज गए थे। ये देख उसके दिल टुकड़ों में टूट गया। ऋचा भी तनय को इग्नोर कर जल्दी नीचे चली गई। और ऋचा को जाते देख तनय जल्दी से रूम में घुस गया और समर्थ के कॉलर को पकड़ लिया। समर्थ ने अपनी आईब्राउ सिकुड़ के उसे देखा और कहा, ये क्या हरकत है मिस्टर आईजाडा? उद्धरण चिन्ह। तने ने अपने दांत पीस के कहा, ये तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? समर्थ ने उसकी बात सुन अपने होठों को उंगली से रब कर कहा, दिवाली है न तो स्वीट खा रहा था। तने उसकी बात सुन समर्थ को झंझोड़ते हुए कहा, ऋचा मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तुम हमारे बीच नहीं आ सकते, चले जाओ हमारे जिंदगी से। समर्थ ने भी गुस्से में कहा, ऋचा तुमसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है, तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि मरने के बाद भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। समर्थ की बात सुन तने ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, तो ठीक है, क्यों ना तुम्हें मौत ही दे दिया जाए। समर्थ ने तने को देख कहा, कोशिश कर देख लो, क्योंकि ऋचा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चैप्टर 43 समर्थ को दिया ड्रग्स। अब आगे। समर्थ और तने भी अब तक नीचे आ गए। नीचे ऋचा जिया के साथ बात कर रही थी। जिया और ऋचा बात कर रहे थे, उन दोनों को तीन जोड़ी आंखें घूर रही थी। जिया को नीरज और ऋचा को, आपको पता ही है कि कौन? ये है समर्थ और तनय। दोनों ऋचा को देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद समर्थ तनय और नीरज जाने के लिए उठे। जिया यही रुकने वाली थी। तनय ऋचा के पास जाके उसे हक करके बाय बोलता है। ये देख ऋचा को बहुत गुस्सा आया और उसे एक तरफ ले गई, और उसे गुस्से में बोली, तनय ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम भूल गए क्या हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो चुका है, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ऋचा की बात सुन तनय उसके गाल को छू लिया और ये देख ऋचा झट से उसके हाथ को हटा दिया, और ये देख तनय को बहुत बुरा लगा। वो उदास होते हुए बोला, ऋचु क्यों मुझे ऐसा दर्द दे रही हो? क्यों मुझे छोड़ के चली गई? देखो मैं बदल गया हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तने की बात सुन ऋचा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है तने, इतनी जल्दी बदल गए? या फिर ये कोई नाटक है ताकि मुझे बेवकूफ बनाने का? एक बात बोलूं, मैं अब तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली। मुझे मेरा प्यार मिल चुका है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, वो तुम्हारे जैसा धोखेबाज नहीं है। ये सुन तनय को बहुत दुख हुआ। वो कुछ भी करके ऋचा को वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने टेढ़ी स्माइल कर कहा, तुम कह रही हो वो धोखेबाज नहीं है? अगर वो तुम्हें धोखा दे तो क्या तुम मेरे पास आ जाओगी? उद्धरण चिन्ह। ऋचा ये सुन गुस्से में चिल्ला के बोली, समर्थ तुम्हारे जैसा गिरा हुआ नहीं है समझे। और उसके बारे में कुछ भी गलत बोला न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋचा गुस्से में लाल पर गई, जिससे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। तनय उसे देख उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो ऋचा को अपने तरफ खींच लिया और उसके होठ ऋचा के होठों के पास जाने लगे। ऋचा उसे धक्का दे रही थी पर तनय एक इंच भी नहीं हिला। तनय ऋचा को किस कर पाता, तभी तनय के मुंह में एक मुक्का आके लगा, जिससे तनय का बैलेंस से बिगड़ गया और ऋचा से उसके हाथ ढीली पड़ गए। और इसी वक्त ऋचा को समर्थ ने अपने बाहों में भर लिया। ऋचा की आंखों से आंसू आ गए। समर्थ उसी वक्त यहाँ आया था जब ऋचा तनय को खींच के यहाँ लाई थी। समर्थ ये देखना चाहता था कि ऋचा उसके बारे में क्या सोचती है। उसे खुशी हुई कि ऋचा उस पर भरोसा करती है। ऋचा समर्थ के बाहों में सुकून से आंखें बंद कर ली। एक यही वो जगह थी जो ऋचा को सेफ महसूस होती थी। तनय उन दोनों को देख गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और वहां से चला गया। फिर समर्थ ऋचा को अपने रूम में ले गया, क्योंकि ऋचा के आंसू निकल रहे थे और वो अपनी मोम को बताना नहीं चाहती थी आखिर हुआ क्या है। इसलिए समर्थ ने बहाना बना दिया कि ऋचा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, और उसे रूम में ले गया। रूम में जाके समर्थ ने ऋचा को बेड पर बिठाया और ऋचा के गाल को छूकर कहा, जाना तुम तनय को वहां क्यों ले गई थी?
उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने समर्थ के बाहों में अपना सिर रख के बोली, वो मैं उससे पूछ रही थी आखिर वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा। आई एम सॉरी समर्थ। ये बोल ऋचा सुबकने लगी। समर्थ ने ऋचा को रोते हुए देखा तो उसे चुप कराया और बोला, सेठ, जाना चुप हो जाओ, चलो अब सो जाओ, ठीक है, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना, तुम्हें कुछ नए डिजाइन भी बनानी है। ऋचा ये सुनहा में सर हिला दिया और तनय उठ के ऋचा के वार्डरोब जाके उसके लिए एक नाइट सूट लेकर आया और ऋचा के हाथ में दे बोला, जान जाओ चेंज कर लो, मैं तुम्हें सुला दूंगा। ऋचा ने स्माइल की और वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद ऋचा बाहर आए और समर्थ ने ऋचा को बेड पर लिटा दिया और कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी और ऋचा की आंखें बंद कर बोला, जान सो जाओ। पर ऋचा फिर अपने आंखें खोल समर्थ को देखा जो इस वक्त डिम लाइट जलने के वजह से सिर्फ उसकी आंखें ही देखी जा सकती थी। ऋचा ने समर्थ से कहा, समर्थ आपको पता है, जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मुझे नींद नहीं आती थी, मैं हमेशा आपके फोटो को देखकर गले लगा सोती हूँ, तभी मुझे नींद आती है। समर्थ ये सुन उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो ऋचा के सर को साला कर बोला, जान क्या तुम सच कह रही हो। ऋचा ने हाँ में सर हिला दिया तो समर्थ बोला, ठीक है, आज मैं मेरी जाना को अपने बाहों में सुलाऊंगा। ये कह समर्थ उसके बगल में लेट गया और ऋचा को अपने बाहों में भर लिया। ऋचा समर्थ के सीने में सर रख आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। समर्थ को जब एहसास हुआ कि ऋचा सो गई तो वो धीरे से उठा और ऋचा के फॉरहेड और उसके लिप्स पर हल्का सा किस करके रूम से चला गया। समर्थ नीचे जाके जिया को ऋचा के मोम को सुलाने के लिए बोला और उसे भी सो जाने को बोल नीरज के साथ वहां से चला गया। वो दोनों कार में थे तो समर्थ ने नीरज से कहा, नीरज तनय रायजाडा की डील कब होने वाली है। तो नीरज ने बोला, सर कल होगी, और ये डील उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुन समर्थ ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, फिर ये डील तो मुझे ही चाहिए, नीरज। मैं ये डील किसी भी कीमत पर चाहता हूँ और हम ये डील कल क्रैक करेंगे। फिर समर्थ ने अपने मन में कहा, तनय रायजाडा अपने बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद समर्थ अपने विला में पहुंच गया। दूसरी तरफ तनय गुस्से में अपने रूम के सब चीजें तोड़ रहा था। वो अपने बाल नोचते हुए कहा, रिचू तुम ये ठीक नहीं कर रही, जल्दी ही मैं समर्थ को तुम्हारे नजरों में गिरा दूंगा। फॉर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। ये कह उसने टेढ़ी स्माइल किया। अगली सुबह ऋचा बेड से उठी और उसके पास ही जिया को सोते हुए पाया। उसने जिया को भी उठा दिया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगे। दोनों जल्दी ही रेडी होके नीचे आए और तब तक ऋचा की मोम भी नाश्ता तैयार कर चुकी थी। दोनों ने उनको ग्रीट किया और घर से बाहर चली गई। वो दोनों घर के बाहर ही एक्का को खड़े पाया तो ऋचा कंफ्यूज हो गई। तब एक ड्राइवर उनके सामने आया और रिस्पेक्टफुली उनको कार में बैठने को कहा। ऋचा समझ गई, हो ये समर्थ का ही काम है। दोनों कार में बैठ गई और ऑफिस चले गए। ऋचा जब ऑफिस पहुंची तो एंट्रेंस गेट पर ही उसे सबने अवार्ड के लिए कंग्रेचुलेट किया और सबने बहुत तारीफ की उसकी। ऋचा को ये सब बहुत अच्छा लगा। उसने ब्यूटीफुल एक स्माइल के साथ सबको थैंक यू कहा और अपने नए केबिन में चली गई। उसके जाने के बाद एक लड़की ने कहा, मुझे सच में नहीं पता था यार कि ये ऋचा मैम ही वो डिजाइनर है जो सब उनके डिजाइन्स के लिए पागल हो रहे हैं। सच में कितनी टैलेंटेड है, फिर भी कोई घमंड नहीं है, देखो ना वो कितनी स्वीट है और खूबसूरत भी। उसकी बात सुन सबने हाँ में हाँ मिलाया और अपने अपने काम पर लग गए। ऋचा अपने नए केबिन में पहुंच गई। वहां ऑलरेडी उसके अंडर वर्क करने वाले कुछ लड़के और लड़कियां मौजूद थे। ऋचा ने सबको अपना अपना काम समझा दिया और वो समर्थ के केबिन में चली गई। वो दबे पाँव जाके समर्थ को पीछे से हग कर लिया, क्योंकि समर्थ इस वक्त ग्लास विंडो के पास खड़ा होके पूरे शहर को देख रहा था। ऋचा के हक करने से समर्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने ऋचा के हाथ में अपना हाथ रखा और बोला, आ गई मेरी सुकून। ऋचा ने स्माइल करते हुए समर्थ को पीछे से हक करते हुए ही उसके पीठ पर सर रख ली। उसने कहा, आप भी मेरी सुकून ही हो समर्थ। फिर दोनों अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर अपने अपने काम पर लग गए। शाम को ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद समर्थ ने ऋचा को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया और खुद नीरज के साथ मीटिंग अटेंड करने चला गया, जो मूनलाइट होटल में थी। तनय भी तब तक वहां पहुंच गया था और अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी एक झटके में अस रूम का डोर खुला और समर्थ एटीट्यूड से अंदर आया और एक चेयर पर बैठ गया। समर्थ ने अस क्लाइंट के सामने ऐसी कंडीशन रखी कि वो डील समर्थ को मिल गई।
इस वजह से तनय को बहुत गुस्सा आया और उसने वहां से उठ के चला गया। कुछ देर बाद समर्थ अस क्लाइंट के साथ बात कर ही रहा था, एक वेटर उनके पास आया और ड्रिंक सर्वे की। समर्थ पीना नहीं चाहता था, लेकिन अस क्लाइंट ने कहा, मिस्टर ओबरॉय, अब हम बिजनेस पार्टनर बांध चुके हैं, तो क्यों न एक एक ड्रिंक हो जाए। समर्थ मना नहीं कर पाया और उसने एक ड्रिंक उठा ली और पी लिया। ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, उसे अचानक गर्मी लगने लगी, उसे पसीना आ रहा था, उसकी तबीयत खराब होती नजर आ रही थी, इसलिए उसने वहां से फटाक से उठा और एक रूम में चला गया, जो उसके लिए हमेशा बुक्ड रहती थी। उसे इस हालत में देख कोई था जो इवाइल स्माइल कर रहा था। ये कोई और नहीं तनय था, जो उसके हाथ से डील जाने की वजह से गुस्सा हो गया था, और उसने ही अस वेटर के हाथों समर्थ को ड्रग्स दिया था। हाँ, समर्थ को ड्रग्स दिया गया था। उसने खुद से कहा, अब देखो समर्थ, मैं तुम्हें अब कैसे ऋचा के नजरों से गिराता हूँ। फिर वो किसी को कॉल लगा दी। उधर रूम में समर्थ बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, उसे समझ आ गया था कि उसे किसी ने ड्रग्स दे दिया है। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने सारे कपड़े खोल शावर के नीचे खड़े हो गया और अपने बॉडी को शांत करने लगा। तभी अस वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की आके सीधे समर्थ को पीछे से हक कर लिया। चैप्टर 44, समर्थ और ऋचा का एक होना। अब आगे। अचानक वॉशरूम में एक लड़की आई और समर्थ को पीछे से हक कर लिया। समर्थ ये एहसास पाते ही झट से अपनी आंखें खोल ली और पीछे पलट के देखा, तो उसके पास एक लड़की को देख वो शॉक हो गया और वो झट से उस लड़की को धक्का दे दिया, जिससे वो लड़की नीचे फर्श पर गिर गई और वो समर्थ को देखने लगी। समर्थ गुस्से में उबलकर अपने बॉडी को टॉवल से लपेट लिया और अपने आप को कंट्रोल कर उस लड़की से गुस्से में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने नजाकत से समर्थ के पास आए और उसके सीने पर उंगली घुमाते हुए कहा, क्या सर आपको मेरी जरूरत है? ये आप क्या बेतुकी बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उसकी बात सुन समर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़की के गले को पकड़ बोला, बोलो किसने भेजा है तुम्हें? बोलो किसके कहने पर आई हो यहाँ? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की अपने गले को छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छुरा नहीं पा रही थी। उसका फेस रेड हो गया और उसकी सांसें भी रुकने लगी थी। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा एक बार फिर खुला और ऋचा हड़बड़ाते हुए अंदर आई। वो अंदर का नजरा देख शॉक हो गई और जल्दी से जाके समर्थ के हाथ से उस लड़की के गले को छूने लगी। वो समर्थ से बोली, समर्थ छोड़िए इसे, मार जाएगी। समर्थ ऋचा की आवाज सुन उसके तरफ देखा और एक झटके में उस लड़की को छोड़ दिया और बोला, जाना मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की पता नहीं कैसे अंदर आ गई, प्लीज मेरा भरोसा करो जान। ये कह समर्थ ऋचा के सामने तड़पते हुए कह रहा था। ऋचा समर्थ की ऐसी हालत देख उसे बहुत बुरा लगा। वो फिर समर्थ के चेहरे को अपने हाथों में भर के बोली, समर्थ मुझे आप पर भरोसा है, आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। ये बोल ऋचा ने उस लड़की को उठाया और नीरज को कॉल करके उस लड़की को रूम से बाहर भेज दिया। जब वो समर्थ को देखने आई तो समर्थ अभी भी शावर के नीचे दर्द से तड़प रहा था। वो दीवार में ही अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रहा था। ऋचा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जल्दी समर्थ के पास आए और समर्थ से बोली, समर्थ आप इतना नहीं भीग सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। समर्थ ने ऋचा का हाथ छुड़ा के कहा, प्लीज जाना, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुन ऋचा को बुरा लगा और रोते हुए बोली, समर्थ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज यहाँ से चलिए। समर्थ ने फिर ऋचा का हाथ हटा दिया और तड़पते हुए बोला, ऋचा प्लीज गो, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, प्लीज गो। इस बार समर्थ जोर से चिल्लाया। ऋचा उसके चिल्लाने से डर गई और समर्थ को देखने लगी जो अपने आप से ही लड़ रहा था। ऋचा ने खुद से कहा, समर्थ आपको मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये कह ऋचा ने समर्थ को गले लगा लिया और समर्थ ऋचा को अपने करीब पाते ही उसके शरीर को जैसे ठंडक मिल रही थी, उसने ऋचा को कस के गले लगा लिया और उसके गले को पगोलों की तरह चूमने लगा। समर्थ ने आंखें बंद किए हुए ही ऋचा से कहा, जाना आई एम सॉरी, मैं खुद को अब रोक नहीं पाऊंगा। ये कह समर्थ ने ऋचा को दीवार से सता दिया और ऋचा के होठों पर किस करने लगा। ऋचा भी समर्थ को रोक नहीं रही थी, क्योंकि वो समर्थ को तड़पते हुए देख नहीं सकती थी। समर्थ ऋचा को किस किए जा रहा था और उसके होठों को छोड़ अब पिया के गले पास किस करने लगा। ऋचा भी समर्थ के साथ बहक रही थी। समर्थ ने जब ऋचा की मॉर्निंग सुनी तो वो और एक्साइटेड हो गया और एक झटके में ऋचा का टी शर्ट फाड़ के नीचे फेंक दिया।
उसके बाद वो पिया के इनरवेयर ऊपर से ही उसके कॉटन बॉल्स को प्रेस करने लगा, फिर इनरवेयर निकल के समर्थ एक कॉटन बॉल को अपने मुंह में भर के सक करने लगा। समर्थ जैसे पागल ही हो गया था, वो अपने होश में नहीं था। उसको बहुत हाई डोज ड्रग्स दिया गया था। समर्थ ऋचा के कॉटन बॉल्स को सैक करता ही जा रहा था और ऋचा उसके बाहों में ही मचल रही थी, उसे दर्द हो रहा था। ऋचा ने कभी किसी के साथ ऐसी लव मेकिंग नहीं किया था, पिछले लाइफ में भी नहीं। ऋचा बिल्कुल वर्गन थी और हमारा समर्थ था ही वर्गन। दोनों को ये फीलिंग नई और अच्छी लगी। समर्थ ने फिर ऋचा को अपने गोद में उठाया और बेड पर आके लिटा दिया और उसके ऊपर आके फिर ऋचा के होठों को किस करने लगा। दोनों की औखरी हुई सांसों की शोर कमरे में गूंजने लगी। समर्थ अब ऋचा को ऊपर से नीचे तक किस करने लगा। वो धीरे धीरे ऋचा के पेट की तरफ गया और उसके पेट पर किस और बाइट करने लगा। ऋचा इधर से उधर मचल रही थी। फिर समर्थ एक बार ऋचा की तरफ देख बोला, जाना आई लव यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। और वो ऋचा के पैरों के बीच में अपना मुंह ले जाके वहां किस करने लगा। ऋचा अचानक से शॉक हो गई और समर्थ को देखने लगी। समर्थ तो अपने काम में बिजी था, पर ऋचा को ये अच्छा लग रहा था, इसलिए वो फिर से बहक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। समर्थ वहां से उठ ऋचा के होठों को फिर चूम लिया और एक ही झटके में ऋचा के अंदर समा गया। इसके साथ ही ऋचा की एक जोर से चीख निकल गई और उसके आंखों से आंसू बह गए। समर्थ ने जब ऋचा की चीख सुनी तो वो थोड़ा रुक के ऋचा की बाल साला के कहा, जाना आई एम सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया, आई एम सॉरी। और ये कह समर्थ उठने लगा तो ऋचा ने उसे रोक लिया और समर्थ को किस करने लगी। समर्थ समझ गया कि ऋचा क्या चाहती है, इसलिए वो फिर से ऋचा में समा गया और अपनी स्पीड बढ़ा ली। ऋचा को दर्द तो हो रहा था, पर इस दर्द में भी उसे सुकून मिल रहा था। समर्थ ऋचा को पूरी रात प्यार करता रहा और सुबह के 4 बजे वो अपने आप को शांत कर ऋचा को अपने बाहों में भर के सो गया। चैप्टर 45 अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। अब आगे। अगली सुबह के 10 बजे समर्थ की नींद खुली। वो अपने आंखें खोल आसपास देखा और अपने बाहों में ऋचा को देख पहले वो शॉक हुआ, फिर कल रात की एक एक बात धीरे धीरे याद आ गई। पहले तो वो उसको किसी ड्रग देने के वजह से गुस्सा बहुत हुआ, फिर उसे ऋचा और उसकी कल की बात याद आई तो वो खुश हो गया, क्योंकि कल रात ऋचा हमेशा के लिए तन मन से उसकी हो गई। उसने ऋचा का फेस देखा जो एक अलग ही ग्लो कर रहा था, पर ऋचा के आंखों में आंसुओं के निशान भी था जो सूख गया था। समर्थ ऋचा के फॉरहेड पर किस किया और बोला, आई एम सॉरी जाना, मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर मैं अब उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे ड्रग्स दिया था। फिर समर्थ ऋचा के नेक पर अपना मुंह छुपा लिया और फिर सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद ऋचा की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। वो करवट बदलनी चाही पर वो करवट ले नहीं पाई। उसके शरीर के ऊपर कोई भारी चीज है, ये महसूस करते ही वो अपनी आंखें खोल ली और समर्थ को अपने ऊपर पाया। उसे कल रात की बात याद आई और वो ब्लश करने लगी। फिर वो कुछ याद कर दर्द भरी मुस्कान के साथ अपने मन में बोली, समर्थ मैं आपके साथ सब अच्छी यादें जीना चाहती हूँ। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी, पर कल रात मैं आपको पा के सब कुछ पा लिया, मुझे अब गम नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो अपने मन में बात कर ही रही थी कि उसे समर्थ की आवाज आई। समर्थ ने कहा, जाना आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कल हर्ट किया, पर मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी जाना। समर्थ की आंखों में आंसू आ गए। ऋचा समर्थ के तरफ देखा और उसके गाल में एक हाथ रख के बोली, समर्थ आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, वैसे भी उसमें मेरी भी मर्जी थी ना, तो अपने आप को गिल्टी फील मत कराइए प्लीज। ये कह ऋचा समर्थ के सीने से जा लगी। समर्थ भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछा, वैसे जान तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने कहा, मैं कल ऑफिस से घर जाने के बाद फ्रेश अप होके कुछ डिजाइन्स बना रही थी, पर फिर भी मुझे अपने दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे बार बार आपकी याद आ रही थी, ऐसा लगा जैसे आप किसी मुसीबत में है। मेरा दिल घबरा रहा था, मैं सांस भी ले नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको कॉल की मगर आपने कॉल नहीं उठाया, तो मैंने नीरज को कॉल लगा दी। उसने मुझे बताया कि आप यहाँ है, और ये भी बताया कि आपकी अचानक तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं जल्दी यहाँ आ गई और मैंने आपको वैसे पाया। समर्थ ने ऋचा को और कस के हक किया और बोला, थैंक यू जान मुझे कल बचाने के लिए, पर वो लड़की कौन थी जो मेरे पास आई थी। उद्धरण चिन्ह।
ऋचा ने कहा, उसे किसी ने भेजा था आपके पास, नीरज ने इन्फॉर्मेशन निकाली है। समर्थ ने गुस्से में दांत पीस लिया, फिर वो ऋचा को देख स्माइल करते हुए बोला, जाना तुम्हें पता चल गया कि मैं कल मुसीबत में हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये बोल समर्थ ऋचा को किस करने लगा। समर्थ की फिर बॉडी फिर रिएक्ट कर रही थी, वो ऋचा को किस किए जा रहा था, ऋचा ने भी उसे किस बैक की, और दोनों फिर अपने दुनिया में खो गए। दूसरी तरफ तनय अपने विला में था और वो किसी का कॉल की वेट कर रहा था। वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था और बोला, अभी तक तो कॉल आ जानी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं आई, उसने काम किसे किया या नहीं। उसने ये बोल खुद ही किसी को कॉल लगा दी पर फोन बंद आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसने लगा और थोड़ी देर बाद रेडी होके हॉस्पिटल चला गया। समर्थ ऋचा को प्यार कर रहा था, अब समर्थ बहुत प्यार से कर रहा था जिससे ऋचा को दर्द नहीं हो रहा था, दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थी। कुछ देर बाद समर्थ शांत हुआ और ऋचा के ऊपर ही लेट गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसने ऋचा को देखा जो आंखें बंद कर लंबी सांस ले रही थी। समर्थ फिर उसे एक किस की और उसे अपने गोद में उठा लिया और वॉशरूम ले जाने लगा। ऋचा को अचानक उठाने से उसे दर्द महसूस हुआ। समर्थ ने कहा, जाना तुम शावर ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। ये बोल समर्थ उसे बाथटब में लेता दिया और उसमें गर्म पानी भरने लगा। ऋचा को अब आराम मिल रहा था, वो आंखें बंद कर लेट गई। समर्थ ने फिर कहा, जाना मैं तुम्हें हेल्प करूं नहाने में। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ने अपनी आंखें खोल समर्थ को देख बोली, समर्थ मैं नहा लूंगी, प्लीज मेरे लिए कपड़े ले आइए। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और ऋचा के फॉरहेड पर किस करके बाहर चला गया। उसने नीरज को कॉल लगा दी और उसे ऋचा और अपने लिए कपड़े लाने के लिए कहा। समर्थ ने कमरे नजर डोरी, कमरा बिखरा पड़ा था, उसने सिर्फ बेड को ठीक करने का सोचा क्योंकि नीरज किसी भी वक्त आ सकता था। उसने जल्दी बेड को ठीक करने लगा और उसकी नज़र अचानक बेड शीट पर लगे ब्लड स्टेन पर गई। समर्थ ये देख खुश हो गया कि उसकी जाना अपना फर्स्ट टाइम उसको ही दिया था। समर्थ ने वो बेड शीट निकाली और उसे अपने हाथ में लेके बोला, मैं इसे हमेशा मेरे पास रखूंगा। ये बोल उसने वो बेड शीट एक कोने में रख दिया। कुछ देर बाद ही नीरज रूम में आया और समर्थ को बैग पका दिया। समर्थ ने नीरज से पूछा, कुछ पता चला किसने मुझे ड्रग्स दिया था। उद्धरण चिन्ह। नीरज ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ वो तनय ने आपको ड्रग्स दिलाया था और वो लड़की भी उसी ने भेजा था। समर्थ ये सुन ज्यादा शॉक नहीं हुआ क्योंकि वो अंदाजा लगा चुका था कि हो ना हो ये उसी का काम है। फिर समर्थ नीरज को जाने के लिए बोला और नीरज चला गया। उसके जाने के बाद समर्थ टेढ़ी मुस्कुरा के बोला, तनय रायजादा चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली थी, पर मेरी जाना ने मुझे बचा लिया, अब तुम्हें तो गुड न्यूज़ देनी पड़ेगी। यही तुम्हारे लिए सजा होगी, जब अपना प्लान फेल होते हुए देखोगे। उद्धरण चिन्ह। और फिर समर्थ वॉशरूम चला गया और ऋचा के साथ बाथटब में बैठ गया। समर्थ ने ऋचा को अपने गोद में खींच के बिठा लिया। ऋचा तो शर्म से पानी पानी हो गई, उसने शर्माते हुए कहा, समर्थ आप क्या कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने उसके गले को किस करते हुए कहा, अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। ऋचा ये सुन आंखें बड़ी कर ली और बोली, समर्थ हमने शादी कब की। समर्थ ने कहा, नहीं की पर जल्दी हो जाएगी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा हाथ मांगन। ऋचा ये बात सुन इमोशनल हो गई और समर्थ के सीने में छुप गई। समर्थ ने ऋचा की सिर सहेला के बोला, जाना मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज मेरे पास जल्दी आ जाओ। ऋचा ने हाँ में सर हिलाया और दोनों थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आ गए। ऋचा और समर्थ दोनों ही रेडी होके वहां से निकल गए और समर्थ ने ऋचा को आज घर में आराम करने के लिए बोला। समर्थ ऋचा को घर में ड्रॉप किया और अपने ऑफिस चला गया। समर्थ अपने केबिन में बैठ तनय को कॉल लगा दी और तनय ने कॉल उठा ली। तो समर्थ बोला, थैंक यू मिस्टर रायजादा, कल मुझे ड्रग्स देने के लिए। तनय समर्थ की बात सुन हैरान हो गया, तो समर्थ हंसते हुए बोला, आपकी वजह से मेरी जाना हमेशा के लिए मेरी हो गई, आपकी चाल उल्टी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह। तनय ये सुन गुस्से में दांत पीस लिया और फोन कट कर दिया। वो गुस्से में बौखला गया और सीधे जाके वाल पर एक मुक्का मार दिया। उसके हाथ से खून निकलने लगा। वो पागल होने लगा, उसने बार बार आया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऋचा वहां कैसे हो सकती है। नहीं वो झूठ बोल रहा है, मैं खुद पता करता हूँ। ये बोल उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाए और समर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा।